बताइए। देखो लास्ट क्लास तक हम लोग क्या पढ़े थे, क्या टॉपिक किए थे बताओ, टॉपिक का नाम यूनिट सेल के बारे में पढ़ रहे थे। मतलब क्रिस्टल लैटिस एक सॉलिड ना लैटिस के फॉर्म में होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें जुड़े हुए थे, उसी को लैटिस बोलते हैं। बट उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है, आप समझो कि वो सॉलिड ही है। और वो सॉलिड है तो सॉलिड का अगर हमको एनालिसिस करना है तो उसका एक छोटा सा पार्ट लेंगे, उस छोटे सा पार्ट को क्या कहते हैं, यूनिट सेल। तो कौन कितने बच्चे आप लोगों से बता सकते हैं यूनिट सेल का डिफिनेशन? रेज योर हैंड। सब कॉपी पलटने लगा, हम आपसे पूछ रहे हैं। कोई नहीं, मतलब बिल्कुल कॉपी घर पे नहीं खोलते हो, आप बता सकते हो, बोलो बोलो। तो कौन हाथ आपका बगल वाला उठवा देता है क्या? चलिए ठीक है, और कोई बताइए। कोई नहीं, तो हम ही को पूछना पड़ेगा क्या जी? चलो आप बताओ जी, यूनिट सेल का डेफिनेशन। हाँ तुम ही खड़े हो। हाँ नहीं आया था कल, झूठ नहीं बोल रहा है, पक्का आप आए थे? बताइए आप यूनिट सेल का डेफिनेशन, खड़े होके बोलो। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। किसका? ऑफ अ, सब लोग याद करो जी, स्मॉलेस्ट। हाँ देन रिपीट, ठीक है हर डायरेक्शन में रिपीट करेंगे तो क्या होगा, जनरेट होगा, जनरेट इंटायर लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। ठीक है, याद हुआ ना? एक और बोलोगे तो याद हो जाएगा। बैठो, इधर से कोई बताओ जी। सब लगा रहे डिफिनेशन रखने में, तुम बताओ जी। हाँ तुम ही बताओ, आगे में आगे आप। हाँ बोलो, यूनिट सेल का डेफिनेशन बोलिए। ये तो बोला था ना कि 2 मार्क्स में आएगा लिखने, तब क्यों नहीं पढ़ते हो? वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो एग्जाम्स में आएंगे, बोलो जल्दी से। हाँ पढ़ लो, घर पे नहीं मौका मिलता है, पढ़ो बोलो। स्मॉलेस्ट, हाँ अगेन एंड अगेन, हाँ तो क्या बनेगा, जनरेट इंटायर लैटिस। देखो बैठो, देखो बहुत बड़ा लैटिस है, ऐसा बहुत सा लैटिस है, ठीक है? तो बहुत बड़ा लैटिस है, क्यूब शेप में होते हैं जनरली लैटिस। इससे एक छोटा सा पार्ट हम लेंगे, ठीक है? इसी को बोलते हैं यूनिट सेल। डेफिनेशन कैसे देंगे, डायग्राम को दिमाग में रखिए और अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है? तो ये इसका छोटा पार्ट है कि नहीं, तो बोलेंगे इट इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ लैटिस या सॉलिड, जो भी बोलना चाहो। ये लैटिस भी बोल सकते हैं इसको, सॉलिड। तो सॉलिड और लैटिस का स्मॉलेस्ट पार्ट जिसको कि हर डायरेक्शन में हम जनरेट करेंगे तो बोल सकते हैं विच कैन बी जनरेट इन, जनरेट, है ना? अगर इसको हम जनरेट करें अगेन एंड अगेन और अगेन करते जाओ ऐसे जनरेट, तो क्या होगा, एक लैटिस बन जाएगा कि नहीं? पूरा जनरेट इंटायर लैटिस, पूरा लैटिस बन जाएगा और उसी को क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। यूनिट सेल कैसा है, एक छोटा सा पार्ट। आया बात समझ में? तो क्यों नहीं ऐसे याद रखते हो? थोड़ा सा मतलब ये नहीं कर रहा हूँ कि शब्दों को एकदम एज इट इज आप रट्टा मार के बोलो, लेकिन हाँ ऐसा बोलो कि एग्जाम में लिख पाओ, और इस तरह से सोचो कि आपको एग्जाम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है? बाद में तो मैं क्वेश्चन आपसे यहाँ बनवाऊंगा, ठीक है? तो अभी से तैयारी कर लो और अच्छे से जवाब दो। रोज जो पढ़े वो पढ़ के आइए, अगर पूरा नहीं सही तो जो क्वेश्चन मैंने टिक किया है ये बोर्ड एग्जाम्स में आता है वो तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम्स में आएगा तो आपको पता होना चाहिए, तभी आप लिख पाओगे, ठीक है? तो अभी से आदत डालिए उस चीजों को लिखने का। इसके अलावा हमने एलोट्रॉप्स भी पढ़ा था कल, कार्बन का पढ़ा था ना जी? तो कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। उसके पीछे आप बताइए, डायमंड का एलोट्रॉप्स कहते किसको, पहले ही बताओ। हाँ पूरा पढ़ लो आराम से, सामने रख के क्यों नहीं बोल रहे हो, मुंडी का नीचे करके बोल रहे हो, तो सामने रख लो फिर बोलो। घर पे नहीं टाइम मिलता है, एक दिन बाद आप मिल रहे हो, 2 डेफिनेशन बोला था वो भी याद नहीं कर गया है, बोलिए जल्दी से। डिफरेंट स्ट्रक्चर, कार्बन का स्ट्रक्चर क्या होता है, डायमंड का? हाँ बोलो। वो ग्रेफाइट का होता है। चलो ठीक है, कब बताएं ग्रेफाइट का क्या होता है जी स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल। बैठिए आप बताओ जी इधर से। नहीं नहीं तुम नहीं, हाँ
डायमंड का क्या होता है स्ट्रक्चर? आप ही, हाँ आप ही। हम्म हम्म टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बैठिए। आप लास्ट में बताओ डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डायमंड sp3 होता है। बिल्कुल सही जवाब। बैठो। आप बताओ जी, बगल में ग्रेफाइट का बताओ। sp2, ठीक है। आप बताइए इधर से। हाँ तुम ही लास्ट में। ये बताइए कि डायमंड ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है क्यों? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यस और नॉट? यस, क्यों? हाँ बोलो, हम सुन रहे हैं। ठीक है, अगर आपको पूरा नहीं याद है तो आप सिंपली बोल सकते हो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ग्रेफाइट। सिंपली बोल सकते हो, इससे भी काम चल जाएगा कि जिसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे वो क्या होंगे? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। और डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। बैठिए। आप देखो, इतना ही पढ़ाया था ना जी, इससे ज्यादा पढ़ाया था? नहीं। कल कितने लोग एब्सेंट थे आप लोग में? बस आप और? आज भी लगता है कुछ लोग एब्सेंट है ना? ठीक है, रोज एब्सेंट करना, ठीक है, ताकि मैं रोज रिवीजन करा दूं। तो देखिए, कल के क्लास को जो हम पढ़े थे उसको 2 मिनट में रिवीजन करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है बताइए? बोलते चलो, सीखते चलो। सेम एलिमेंट, डिफरेंट स्ट्रक्चर। सेम एलिमेंट किसका? एलोट्रॉप्स किसका? कार्बन का। कार्बन का 2 एलोट्रॉप्स हमने कल पढ़ा था, जिसका एक का नाम क्या था? डायमंड, दूसरे का ग्रेफाइट। ठीक है। अच्छा, डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा कुछ। इससे एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े रहते हैं? 4। तो ये क्या बना? टेट्राहेड्रल। इसका नाम क्या है जी? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बनता है, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। और इसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव बताए थे क्या क्या पूछेगा। देखो, यहाँ एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है, इसका चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा नहीं। इस कारण से इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता, यही बताना था। और इसमें एक कार्बन, अगर इस स्ट्रक्चर को और बनाओ अच्छे से तो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, तो बताइए एक कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? ये कार्बन 3 से, तो एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री है। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, यही बताया था ना। और आपको हाइब्रिडाइजेशन का जो क्वेश्चन पूछा उसमें क्या ही था जी? सिंगल बॉन्ड में कितने सिग्मा? एक सिग्मा गिन लो, 1 2 3 4। 4 सिग्मा होगा तो कितने ऑर्बिटल्स की जरूरत होगी? 4। एक एस से लेंगे, 3 पी से लेंगे, 4 हो गए, तो sp3 हाइब्रिडेशन। आइए इसमें बात करते हैं, तो कितने सिग्मा? 1 2 3। 3 सिग्मा में कितने ऑर्बिटल्स की जरूरत होगी? एक एस से, हो गया। ठीक, ये तो बन गया। इसके बाद क्या पढ़े थे? क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस कैसी संरचना है? जो आपका सॉलिड का होता है। और इसका ये तो डेफिनेशन नहीं पूछेगा, इसको नहीं टिक कराया था, मैंने पूछा भी नहीं है। लेकिन हाँ, इसका एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या बोलेंगे जी? यूनिट सेल। यूनिट मतलब छोटा सा पार्ट है सेल, जिससे उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन होगी। अगर इसको रिपीट करेंगे हर डायरेक्शन में तो क्या बन जाएगा? एक क्रिस्टल लैटिस। तो इसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे? इट इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ है ना लैटिस विच जनरेट, है ना, विच क्या रिपीट अगेन एंड अगेन जनरेट द इंटायर लैटिस। कितना मिनट लगा बताओ? ये इतना ही ना पढ़े थे जी, इससे ज्यादा कुछ पढ़े हैं क्या? इतना टाइम भी आपको नहीं निकलता है। आप क्या कीजिए, 10 मिनट कॉपी को पढ़िए ध्यानपूर्वक, जो पढ़ा गया है कल के क्लास को, उसको बंद कीजिए और खुद से क्या करोगे? खुद से हाँ लिख के कर सकते हो, बेस्ट है ना। कहते भी है रीड बट राइट मोर, पढ़ो बट लिखो ज्यादा। लिख के याद करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं लिख पाते हो तो कम से कम सोचो कि भाई कल ये पढ़े थे, ये बताया था हाइब्रेशन का, डायमंड का उन्होंने ये बताया था स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, इसका हेक्सागोनल, इसके बारे में हाइब्रिडेशन पूछा था sp3, इसका sp2। यही दो तो क्वेश्चन बोला है, यूनिट सेल का डेफिनेशन। और क्या बताया बताओ? होल क्लास में इतना ही तो पढ़े थे, इससे ज्यादा कुछ पढ़े थे जी? इतना चीजें तो रिवीजन तुम लोग 3 बजे आए थे तब भी कर सकते थे, या कुछ बच्चे 3:15 में आए होंगे, कर सकते थे कि नहीं? तो टाइम का यूटिलाइज आप ना कीजिएगा, हम थोड़े बताते रहेंगे कि टाइम यूटिलाइज कैसे। क्या हुआ? बोलो, कुछ कह रहे थे क्या कोई? फिजिक्स, यही दिक्कत था तुम लोग का।
ये तो पढ़ लो। ऐसा थोड़ा है कि 4:30 के बाद केमिस्ट्री समझ में आता है, 3 बजे नहीं आएगा समझ में, ऐसा है क्या? नहीं ना, तो चलो पढ़ो फिर, ठीक है। आपका टाइम लेजर नहीं जाना चाहिए। अरे डेली एक क्लास तो सबका होना ही है, आगे पीछे अगर डिसऑर्डर हो गया किसी कारणवश तो कौन सा फर्क पड़ गया, है ना? ठीक है, चलिए फिर आगे बात करें। ठीक है, इसके बाद यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, कि यूनिट सेल कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उसके पहले कुछ बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस ले लेते हैं, और या फिर जो आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ क्वेश्चंस है, देखो आप आंसर बताना इस सबका। क्या? हाँ, एक क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी बुक का ही, 9 नंबर क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, नहीं तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो जी फोन में, है ना? एनसीईआरटी बुक मिल जाता है पीडीएफ में। चलिए सुनिए, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड आर, सुनिए, ऐसे सॉलिड की बात कर रहे हैं जो क्या इलेक्ट्रिक कंडक्टर हो, मेबल हो और डक्टाइल हो। डक्टाइल मतलब समझते हो क्या? जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक थीन, नहीं वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कॉपर वायर, ये डक्टाइल हुआ। मेबल मतलब जब थीन सीट में कर सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम, ये सब एल्युमिनियम को क्या किया थीन सीट में, देखते हो डोर जो बनाते हैं एल्युमिनियम का भी आजकल होता है, तो वो कैसा होता है थीन सीट में, उसको बाई हैमरिंग कन्वर्ट कर सकते हैं, वो टूटेगा नहीं। बहुत सारे सॉलिड ये नहीं कन्वर्ट होगा, तो ये क्या है, मेबल नहीं है या डक्टाइल नहीं है। लेकिन कॉपर वायर को आराम से हम क्या कर सकते हैं, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉपर को, एल्युमिनियम को, सिल्वर को, इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके कारण ये क्या कहलाते हैं, डक्टाइल। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा सॉलिड है जिसमें ये तीनों प्रॉपर्टी पाई जाती है, वो कंडक्टर भी है, मेबल भी है और डक्टाइल भी है। कौन सा सॉलिड है? आपको मैं 4 ऑप्शन देता हूँ, है ना? कोवेलेंट सॉलिड, फिर तुम्हारा 4 सॉलिड पढ़े हो ना जी, कोवेलेंट सॉलिड, और कौन पढ़े थे? क्रिस्टलाइन के चारों टाइप्स बताओ जल्दी से। आयनिक, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर सॉलिड, और लास्ट मेटालिक सॉलिड। बताइए चारों में से कौन होंगे? मेटालिक सॉलिड। अभी तो नाम से ही पता चल गया। एग्जांपल ले लो, कॉपर, कॉपर किस में आता है? मेटालिक सॉलिड। और किसी का एग्जांपल सेटिस्फाई नहीं होगा ये। टाइम पता था कि 3:30 में होगा, तब क्यों लेट आए? ठीक, हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। रोज थोड़ा थोड़ा इस तरह से 5-10 मिनट पढ़ने की आदत डालिए। टाइप्स ऑफ यूनिट्स, सेंटर एक होगा, बिल्कुल सही बात है। किसी चीज का भी सेंटर तो एक ही होगा, तो एक सेंटर होगा। बोलो, इसमें कोई डाउट नहीं ना? तो हम ये कह रहे हैं कि अगर जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं आपको बताया था, बताओ क्या क्या हो सकते हैं पार्टिकल्स? एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। सब में डिफरेंस पता है ना? ठीक, और एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस कोई भी अगर केवल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहे, केवल कहां प्रेजेंट रहे जी? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहे, और कॉर्नर्स कितने हैं? 8 है। तो अगर इन कॉर्नर्स पे केवल प्रेजेंट है तो उनको क्या बोलेंगे? सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक का मतलब पार्टिकल्स या कंसिक्वेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर ओनली, सिर्फ कहां प्रेजेंट रहेंगे? कॉर्नर पे, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक या फिर प्रिमिटिव भी कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को इसमें? समझ में आ गया? इसमें अगर एटम प्रेजेंट होगा तो कहां प्रेजेंट होगा? केवल कॉर्नर्स पे होगा। मतलब हम पूछेंगे कितने जगह कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है, तो 8 कॉर्नर्स पे। कोई दिक्कत किसी को इसमें? अगर केवल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहेगा एटम, तो उसको आप प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक कहेंगे। अब डिफिनेशन जो कि एग्जाम में नहीं पूछता है, हम खुद ही बताते चलेंगे कौन सा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप याद करके आओगे, और कल मैं पूछूंगा उसको। लेकिन इसमें नहीं पूछेगा, इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा वो आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात बताओ, इसका डिफिनेशन अगर लिखना भी होगा तो हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, बस इतना सा बात हो गया। इज कॉल्ड प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक। लिख सकते हो? चलो लिखो, consequent particles
are present at the corners only. Consequent particles are present at the corners only. केवल कहाँ प्रेजेंट रहे? कॉर्नर्स पे. इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे जी? इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक. कोई डाउट किसी को इसमें? समझ में आया? लैटिस पॉइंट के बारे में लिखिए. इट इज अ पॉइंट, it is a point where particles are present. Where particles are present, जहाँ की पार्टिकल्स कौन हो? उपस्थित रहे. उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट. डेफिनेशन नहीं पूछेगा इससे, लेकिन ये पूछ सकता है कि इट इज अ पॉइंट वेयर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट. कोई दिक्कत इसमें किसी को? नहीं ना. तो पार्टिकल जहां प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? लैटिस पॉइंट. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? क्वेश्चन ये पूछेगा कि सिंपल क्यूबिक किसका नाम है जी? सिंपल क्यूबिक बोलेगा तो आप समझ जाओगे कहाँ प्रेजेंट होने वाला है. एटम्स बोल लो या पार्टिकल्स बोल लो, बात वही है. हाँ, कहाँ प्रेजेंट होने वाला है? कॉर्नर्स पे. आप बताइए, मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी लैटिस पॉइंट्स इन अ सिंपल क्यूबिक. एक सिंपल क्यूबिक में कितने लैटिस पॉइंट होंगे? बोलिए. नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं. नंबर ऑफ, ये आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा बाबू क्वेश्चन. नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट किसमें? इन अ सिंपल क्यूबिक. क्या है जवाब आपका? आप जानते हो 8 कॉर्नर पे होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 8. बोलो कोई दिक्कत नहीं ना. इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे. मैं बताता चलूंगा कौन सा डिफिनेशन याद रखना, कौन सा नहीं भी रखना है वो भी बताऊंगा. यहाँ पे ये जरूरत नहीं है आपको याद करने की, ना ही ये जरूरत है. इस तरह के ऑब्जेक्टिव आएंगे. और क्या ऑब्जेक्टिव आएगा सुनिए, जो पूछा भी गया आपके एग्जाम में. आप लोग जवाब दीजिएगा. क्वेश्चन बस सुनिए, लिखने की जरूरत नहीं है. द लैटिस साइट इन अ प्योर क्रिस्टल सिस्टम. मतलब कोई सॉलिड की बात हो रहा है, उसमें लैटिस साइट in a pure crystal system cannot be occupied by. occupied मतलब जगह को वो घेर रहा है. ठीक है. occupied cannot किसके द्वारा occupied नहीं किया जाता है? ऑप्शन सुनिए. मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, एटम. बोलो जल्दी से. इलेक्ट्रॉन. और लोग बताएं. हाँ जी, आप सभी जवाब दे सकते हो अपना अपना. क्या बोलो? चलो, उसका आंसर सही है इसलिए खुश है. आप लोग बताइए जल्दी से जवाब. क्या क्वेश्चन नहीं समझ में आया? सुनिए, क्वेश्चन ये है कि लैटिस साइट इन अ प्योर क्रिस्टल, किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में लैटिस साइट पर कौन सा चीज नहीं हो सकता है? कैन नॉट मतलब नहीं हो सकता है. ऑक्यूपाइड बाय द, कैन नॉट ऑक्यूपाइड बाय द, किसके द्वारा ऑक्यूपाई नहीं किया जाता है? सुनिए ऑप्शन. मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, एटम. अच्छा, ऑक्यूपाई किसके द्वारा किया जाता है? पार्टिकल्स के द्वारा. ऑक्यूपाई किसके द्वारा किया जाता है? पार्टिकल्स के द्वारा. और अभी हम बताएं पार्टिकल्स क्या क्या हो सकता है? आयन हो सकता है, एटम हो सकता है और मॉलिक्यूल्स हो सकता है. उसने क्वेश्चन में क्या पूछा? कैन नॉट ऑक्यूपाई. किसके द्वारा ऑक्यूपाई नहीं होगा? और चौथा ऑप्शन क्या था? इलेक्ट्रॉन. क्या इलेक्ट्रॉन आता है पार्टिकल्स में? नहीं ना, इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट में रहता है. ठीक है, तो ये आएगा क्या? नहीं. तो आपका सही आंसर क्या था? इलेक्ट्रॉन. बिल्कुल सही जवाब था. इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर. कोई दिक्कत किसी को इसमें? समझ में आया? ठीक है. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, इसलिए दिमाग खुला रखिए. और जो बातें इंपॉर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट करता चलूंगा. आप लोग भी ब्लू से लिखते हो तो ब्लैक से अंडरलाइन कर सकते हो इन सब बातों को, कि इन सब बात से आपके क्या निकालेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. आया बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना. तो जो डेफिनेशन पूछा जाता है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन जो नहीं पूछा जाता है वो भी बताऊंगा. और साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको टिक आउट आप लोग भी करते चलिए, ताकि वही पढ़िए, ताकि क्वेश्चन एग्जाम में कम से कम ना छूटे आपके. सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये होती है कि अच्छे मार्क्स आने चाहिए एग्जाम्स में.
है ना। भले हम पढ़ाई नहीं करें लेकिन वो भी बच्चा चाहता है कि मेरे मार्क्स पूरे आए, ठीक है। तो चलिए मार्क्स पूरे लाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से पढ़िएगा और क्वेश्चन बैंक जरूर बनाइएगा, तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। चलिए फिर इसमें कोई दिक्कत है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे, भूलना मत, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, और उसमें पहला टाइप पढ़ चुके हैं जिसका नाम क्या है, प्रिमिटिव या फिर सिंपल क्यूबिक। अब आगे हम दूसरा बात करते हैं, तो दूसरा कौन हो जाएगा, नॉन प्रिमिटिव। लिखिए नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये कितने टाइप्स के होते हैं जी, ये होते हैं तुम्हारे 3 टाइप्स के। इट इज ऑल्सो 3 टाइप्स, लिख लो। ये सब का डिफिनेशन कोई नहीं पूछेगा तो छोड़ दीजिए। उसके आगे बात करते हैं कि 3 टाइप्स का कौन कौन होता है। तो सुनिए 3 टाइप का कौन कौन होता है नॉन प्रिमिटिव में। पहला आप लिखिए फर्स्ट, जिसका नाम है फेस सेंटर क्यूबिक। फेस सेंटर क्यूबिक, जिसको आप एफ शॉर्ट में क्या बोलोगे, FCC, ठीक है। अच्छा नाम से ही आंसर मिल जाता है, नहीं तो आप लोग हाईलाइट भी कीजिए। क्या हाईलाइट करना है, फेस को। देखो सुनो, इस बार एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, इस बार पार्टिकल्स या एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहेंगे। सुनो, सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर्स पे रहते हैं। अब कॉर्नर्स के साथ साथ, कॉर्नर के साथ साथ अगर फेस पे भी उपस्थित हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, फेस सेंटर क्यूबिक। मतलब डिफिनेशन क्या लिखेंगे, particles या consequent particles are present at the corners as well as, मतलब साथ में, है ना, as well as कहाँ, face of the cube, face पे भी प्रेजेंट रहेंगे। तो लिखिए consequent particles are present, consequent particles जिसमें जनरली एटम्स की ही बात करता है, ठीक है, ज्यादातर एटम ही रहेंगे। तो हो सकता है आपका एटम हो या मॉलिक्यूल हो या आयन हो, वो हो सकता है। आर प्रेजेंट एट, कहाँ जी, एट कॉर्नर, कॉर्नर्स एज वेल एज, कहाँ जी, एज वेल एज फेसेस, है ना। अब कितने फेस होते हैं, 6, तो सभी जगह प्रेजेंट रहेंगे। आइए इसका ड्रॉ करते हैं डायग्राम। इसका जब डायग्राम ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले क्या बनाओगे, एक क्यूब, एक क्यूब बना लीजिए। और क्यूब बनाओगे इस तरह से, तो बताओ कहाँ कहाँ पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे, आपको पता है कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहेंगे जी, कॉर्नर्स पे, तो कॉर्नर्स पे लगा दीजिए। और फेस कितने होते हैं, 6 फेस लीजिए, ये टॉप ये बॉटम, चारों दिशा में। और फिर टॉप बॉटम को यहाँ दिखाना पड़ेगा क्योंकि 3 डायमेंशन में आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो कितने हो गए यहाँ पे, अगर इस क्वेश्चन में देखो यहाँ क्या पूछेगा आपसे, यहाँ वही पूछेगा लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट इन FCC कितना होगा जी बताइए। हाँ बाकी लोग, ये सब ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम में पूछा गया है, यही सब क्वेश्चन आता है। बोलिए एक बच्चे का तो जवाब आया, आपका है ना 14। और बताओ बाकी सर, अरे गिन ना लो, इसमें क्या दिक्कत है जी। 8 कॉर्नर्स जहाँ के एटम उपस्थित है और बाकी 6 फेस, तो 8 + 6 जोड़ने आता है ना, कितना होगा 14। तो जवाब क्यों नहीं दे रहे थे, लिख लीजिए। ये है तुम्हारा FCC, जिसको क्या बोलते हैं, फेस सेंटर क्यूबिक। सेकंड लिखिए, फेस सेंटर के बाद क्या लिखेंगे, बडी, बडी सेंटर क्यूबिक। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, BCC। अच्छा बताओ, इसका डिफिनेशन तुम ही नहीं बता सकते हो, ये बताने की जरूरत है मुझे। बताओ कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहेगा जी एटम या पार्टिकल्स। एक तो कॉर्नर्स पे तो रहेगा ही रहेगा, कॉर्नर्स पे सब रहते हैं, तो कॉर्नर्स पे रहेंगे। उसके अलावा कहाँ रहेंगे, नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, कहाँ पे, बॉडी के सेंटर पे, है ना। यानी कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, सेम डिफिनेशन लिखेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज, यहाँ पे एज वेल एज बॉडी सेंटर, उस सॉलिड पार्टिकल के सेंटर पे। तो लिख लीजिए फिर से ये डिफिनेशन, और उसका आप लोग खुद से ड्रॉ करो। आ गया ना जी सबका आंसर।
देखिए सिंपल सी बात है, हम पहले ही बता दिए हैं कि इसमें सेंटर कितने होंगे जी, एक, और कॉर्नर कितने होंगे, 8। ये तो डायरेक्ट आंसर बोल सकते हो जी, कॉर्नर 8 होंगे और एक जगह और है जो सेंटर पे, तो 8 + 1 9। खैर हम ड्रॉ भी कर देते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर जब ड्रॉ कीजिएगा तो कैसा दिखेगा, एक क्यूब बना लो पहले, तो क्यूब, इसको मिला लीजिए, और एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स पे। कॉर्नर्स पे तो हमेशा होते हैं, और कॉर्नर्स के अलावा अगर कहीं और भी रहे तो वो नॉन प्रिमिटिव में आता है। वो कहाँ है, बॉडी के सेंटर पे। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितना आ जाएगा, लैटिस पॉइंट बोलिए कितना आ जाएगा, 8 कॉर्नर्स के और एक सेंटर का, टोटल 9। बोलिए कोई दिक्कत, ये सब आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, हम बताते चल रहे हैं, ये डिफिनेशन नहीं आएगा, बीसीसी एफसीसी आज तक नहीं पूछा है, ठीक है। लेकिन पूछा क्या है, लैटिस पॉइंट, बीसीसी, एफसीसी, और एक लास्ट, कितने टाइप्स के थे, 3 टाइप्स के थे ना, तो तीसरा लिखिए, तीसरा और लास्ट, इंड सेंटर, इंड सेंटर क्यूबिक, ईडीसी बोलते हैं इसको। लिखो डिफिनेशन इसका, कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल्स, लिखो फटाफट, कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट, एक जगह तो तुमको पता है जो प्रेजेंट रहेगा, क्या बोलो, हाँ कॉर्नर्स पे तो रहना ही रहना है, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, एट कॉर्नर्स एंड वन अपोजिट फेसेस, वन अपोजिट फेस, कोई भी एक अपोजिट फेस पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो देखो इसका डायग्राम हम बनाते हैं, कैसा बनेगा, कॉर्नर पे तो बनाना ही है आपको, बना लीजिए आप लोग भी सब, कॉर्नर पे तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। उसके अलावा और कहाँ प्रेजेंट रहेगा जी, अपोजिट फेस। अच्छा कोई भी एक फेस ले लो जिसका अपोजिट की बात करेंगे, जैसे ये बुक ही ले लो, मतलब बात करते हैं, और इसका 2 फेस है ना जी, एक इधर एक इधर, ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट। तो अपोजिट फेस कहीं भी लगा लो, एक टॉप और ये बॉटम, कोई बच्चा यहाँ लगाएगा तो उसका अपोजिट यहाँ लगा लेना, ठीक है। लेकिन कितने अपोजिट फेस, एक ही। तो एक अपोजिट फेस जब लगाओगे तो बताओ कि नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट क्या आएगा, 2-3 आंसर आ रहे हैं जी, ऐसे कैसे, 8 तो कॉर्नर्स हो गए, 8 कॉर्नर्स, और अपोजिट फेस की बात करोगे तो कितने अपोजिट फेस आ रहे हैं, 1 और 2, 8 + 2 कितना आ जाएगा, 10। तो 10 जिन्होंने बोला सही जवाब है, ठीक है। और जिन्होंने नहीं बोला, अगर 10 सोचे हो तो वो भी सही है। देखिए हमने क्या पढ़ा जी, हमने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ा, एक तो होता है प्रिमिटिव, जिसको दूसरा नाम क्या कहते हैं, सिंपल क्यूबिक। एग्जाम में यही नाम आएगा, एग्जाम में ये नाम आएगा, डिफिनेशन नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपसे जरूर ये पूछेगा कि लैटिस पॉइंट क्या होता है। तो सिंपल क्यूबिक कहते हैं किसको, तो केवल एटम कहाँ प्रेजेंट रहे, कॉर्नर्स पे, और जहां एटम प्रेजेंट रहता है उसी को लैटिस पॉइंट कहते हैं। तो आप बताइए क्यूब में कितने कॉर्नर्स, 8, इसीलिए लैटिस पॉइंट कितने हैं, 8, ठीक है। और दूसरा क्या है, नॉन प्रिमिटिव। अब इसमें भी नॉन प्रिमिटिव में सुनिए, आपका ये दोनों सिलेबस में चलेगा, एफसीसी और बीसीसी, इंड सेंटर क्यूबिक आपको नहीं पढ़ना, छोड़ दीजिए, ठीक है। आपके सिलेबस में कौन कौन है, सिंपल क्यूबिक, एससी, एफसीसी और बीसीसी। तो अगर इनकी बात करें, अब यही इन तीनों की ही बात चलेगी, तो एफसीसी की बात करें तो एफसीसी में अगर पूछे तो कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ कहां प्रेजेंट होंगे, फेस पे। तो 8 तो कॉर्नर और फेस कितने, 6, तो टोटल कितने हो गए लैटिस पॉइंट, 14। तो 14 आया ना आंसर, ये क्वेश्चन पूछेगा। और लास्ट बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर में क्या, 8 कॉर्नर्स और साथ साथ कहां प्रेजेंट हो, सेंटर पे। तो 8 + 1 कितना आ जाएगा, 9। बस इतना ही सवाल आपको इस छोटे से टॉपिक से आएगा। अब देखो इतने देर में जो मैं बोला 1 मिनट में हो नहीं गया, तो आप लोग ऐसे 4 मिनट में रिवीजन कर लेना, करके आओगे ना, ठीक। आगे देखते हैं फिर, और एंगल की, ठीक है। तो पैरामीटर्स का मतलब आपने क्या सीखा, जो मेजर करने वाली प्रॉपर्टी होती है क्यूब को, क्योंकि यूनिट सेल का शेप कैसा होता है, क्यूबिक। क्यूब को आप कैसे कैसे मेजर कर सकते हो, उसके एज लेंथ से और उसके बीच में बनने वाले एंगल से। एज लेंथ कौन कौन हो सकता है, ए बी सी, ठीक है। और इसके बीच के एंगल्स को क्या बोलोगे, ऐसे 3 एंगल बन सकते हैं ना, वो अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं। वो 90 होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन उसके एंगल्स को क्या मान सकते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो एज लेंथ क्या क्या आ गया बाबू, ए बी सी,
और एक्सियल एंगल क्या क्या आ गया, अल्फा बीटा गामा। बोलिए कोई दिक्कत इसमें किसी को? नहीं ना? ये लिख लीजिए, ये सब कोई नहीं पूछेगा आपसे, लिख लीजिए बस खाली। तो हम बात कर रहे थे कि पैरामीटर्स के आधार पे क्रिस्टल लैटिस कितने टाइप्स के होते हैं, 7 टाइप्स के, और ये 7 टाइप्स आपके सामने हैं, और इनका एज लेंथ और एक्सियल एंगल के आधार पे ये 7 टाइप्स का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ सामने लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैं बात किया कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन, चूंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछते हैं, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन जस्ट 2026 इसी साल पूछा था ये 5 मार्क्स में, कि आपको एक्सप्लेन करना था क्रिस्टल लैटिस कितने टाइप्स के होते हैं, और उसको ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल एंगल और एज लेंथ। आइए इसको याद करते हैं। देखिए ये ऑर्डर तो आपको याद रखना पड़ेगा, तो देखिए ऑर्डर याद रखना बड़ा आसान है। पहले ओ से याद रखो, OMT, लाइक कुछ ऐसा वर्ड है, OMT, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, M फॉर मोनोक्लिनिक, T फॉर ट्राइक्लिनिक। इन दोनों में बड़ा कॉमन वर्ड है क्लिनिक, क्लिनिक वर्ड आ रहा है ना, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, इतना याद हुआ? ठीक। उसके बाद देखो, उसके बाद गोनल वर्ड आ रहा है सब में, नहीं आ रहा है? तो तुम देखो ध्यान से, H हेक्सागोनल, टेट्रागोनल, ट्राइगोनल। ठीक है, तो फिर से एक बार बिना यहां देखे हुए सोचो, पहला कौन था? O से ऑर्थोरोम्बिक, दूसरा क्लिनिक था मोनोक्लिनिक, तीसरा ट्राइक्लिनिक। फिर गोनल वर्ड पे आइए, पहले कौन? पहले H आता है कि T आता है? कभी कंफ्यूजन हो तो H आता है, तो हेक्सागोनल, फिर टेट्रागोनल, फिर ट्राइगोनल, और लास्ट में सिंपल क्यूबिक। बोलो कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, दो को तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। दो आसानी से क्या याद हो सकता है कि एक है ट्राई क्लिनिक, ये IIT JEE का क्वेश्चन पूछा हुआ है, जब ये सिलेबस में था तो पूछता था। दो ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो मोस्ट अनसिमेट्रिक होते हैं। मोस्ट अनसिमेट्रिक मतलब कोई इक्वल नहीं है। कोई इक्वल कहां नहीं है जी? देखो इसमें कुछ भी इक्वल है नहीं, तो मोस्ट अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर कौन होगा? ट्राइक्लिनिक। अब मोस्ट सिमेट्रिक स्ट्रक्चर कौन होगा बताओ तो? सिंपल क्यूबिक। ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सब सवाल निकाले जाते हैं इससे। सवाल क्या निकाला जाएगा? विच ऑफ फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम इज मोस्ट सिमेट्रिक स्ट्रक्चर? आपका जवाब सिंपल क्यूबिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या है? सब एक जैसे रहे। एक जैसे क्या है मतलब सब इक्वल रहे, तो वो हो गया तुम्हारा मोस्ट सिमेट्रिक। कौन भाई? यहाँ एज लेंथ इक्वल, एंगल भी इक्वल और सब 90, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल क्यूबिक। अब मोस्ट अनसिमेट्रिक, सबसे ज्यादा जो मिलता जुलता बिल्कुल नहीं हो, वो कौन हो जाएगा? ट्राइक्लिन। इस सब पॉइंट्स को हम लिखेंगे अलग से, क्योंकि ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम याद करने पे जोर देते हैं। इसको कैसे याद करेंगे? तो देखो बड़ा सिंपल है, ये ऑर्डर याद हो गया। उसके बाद पहला तीन जो है उनका कोई भी एज लेंथ, तीनों एज लेंथ इक्वल नहीं है। मतलब क्या कह सकते हो? ऑल थ्री एज लेंथ आर नॉट इक्वल। मतलब इसके तीनों एज लेंथ पहले तीन के इक्वल नहीं होंगे। अब बाकी दो के, दोनों के कितने एज लेंथ इक्वल होंगे? 2। तो बाकी दो के क्या होंगे? 2 इक्वल। दो एज लेंथ इक्वल, ए बी, सी इक्वल नहीं। पहले वाले में तीनों इक्वल नहीं होंगे, ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी। ये तो बड़ा आसानी से याद हो जाएगा जी। पहले तीन के ऑनर तीनों इक्वल नहीं होंगे, फिर कितने इक्वल होंगे? 2 इक्वल होंगे। अब फिर बाकी जो दो बचा उनके ऑल इक्वल, जो भी बच जाएंगे वो सब क्या हो जाएंगे? ऑल इक्वल। और एज लेंथ आर इक्वल, सब इक्वल है कि नहीं? बोलो। तो बहुत आसानी से अगर ये नाम याद है तो आसानी से याद रख सकते हो कि पहले तीनों के इक्वल नहीं होंगे, फिर दो के दो इक्वल होंगे, ए और बी, और फिर लास्ट जो बच गया उनका सभी एज लेंथ इक्वल होगा। एज लेंथ का प्रॉब्लम खत्म। ठीक, आइए एंगल की बात करते हैं। अच्छा, ओ फॉर ऑल हो सकता है, ठीक है, तो ओ मतलब ऑल समझो, तो ऑल एंगल्स आर इक्वल, एंड इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि आपको पता है क्यूब में कैसा शेप बनता है? 90 डिग्री क्या बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, मोनो मतलब क्या होता है जी? केमिस्ट्री में मोनो मतलब 1 होता है, नहीं एक होता है। तो मोनो मतलब एक एंगल इक्वल नहीं होगा। एक एंगल मान लो बीटा नॉट इक्वल टू 90, तो बाकी दोनों कितना के बराबर होगा? एक इक्वल नहीं होगा, बाकी इक्वल होगा। और किसके इक्वल होगा? 90 के। तो अल्फा और गामा 90 के इक्वल होते हैं, बीटा इक्वल नहीं होता। वो कौन कहलाता है? मोनोक्लिनिक। अब तुम ही बताओ, ट्राई मतलब क्या पढ़े हो? 3 पढ़े हो ना ऑर्गेनिक में, यानी कि तीनों एंगल किसके इक्वल नहीं होगा? 90 के। देखो तीनों इक्वल 90 के नहीं ना है,
तो ट्राइक्लिनिक का भी जवाब मिल गया। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है? ठीक। अब देखो नेक्स्ट हेक्सागोनल। थोड़ा हेक्सागोनल कभी बनाओ ऐसा तो आपको दिखा होगा कि इसका एक एंगल तो जरूर 120 होता है हेक्सागोनल में। तो हेक्सागोनल में क्या करना है आपको, दो एंगल तो 90 रहेंगे लेकिन एक एंगल कितना हो जाएगा जी, 120 डिग्री। वन एंगल शुड बी 120 डिग्री, वही कहलाएगा हेक्सागोनल। कोई दिक्कत? हेक्सा मतलब आप समझ ही रहे हो, हेक्सागोनल ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल फिर से वही ऑर्थोरोम्बिक जैसा, ऑल आर इक्वल एंड इक्वल टू 90 डिग्री। और ट्राइगोनल में क्या होगा, ट्राइगोनल में ऑल आर इक्वल बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब अल्फा कुछ है 60 है, ईबी 60 है, ईबी 60 है, बट 90 कोई भी नहीं होगा। और लास्ट सिंपल क्यूबिक में तो बता ही दिया, सबसे सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होगा, सारे एंगल फिर से इक्वल होंगे और इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये तरीके से आप याद कर सकते हो। आया बात समझ में? घर पे जाके क्या कीजिएगा, इसको एक बार पढ़िएगा, जो ये तरीका मैंने बताया उसको सोचिएगा दिमाग में, कॉपी बंद कीजिएगा और फिर से खुद से एक बार लिखिएगा। ठीक है। और पूरा लिखिएगा, मिलाइएगा नहीं। पूरा लिखने के बाद जो छूट जाए, जो भूल जाए उसको, मान लो आप ये भूल गए, ये वाला भूल गए, नहीं लिख पाए, ठीक है, तो जितने भी आप भूलोगे उसको आप सर्कल कर देना। ये एक बार कर लीजिए, एग्जाम में रिवीजन में आसानी होगा। सुनो, मान लीजिए कोई बच्चा का 2 सर्कल आया, कोई बच्चा का 3 सर्कल आया, जहां जहां गलती हुआ आप फिर मिला लीजिए, जो जो आपका गलत है उसको आप सर्कल कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम जब भी आप रिवीजन करना, आप इस पेज को पढ़ना। इस पेज को पढ़ने से जो आप भूलते हो वो तुरंत हाईलाइट हो जाएगा और जो आपको याद रह गया था वो एग्जाम तक याद रह जाएगा। चिंता की बात नहीं है। मेन इस तरह से जरूर एक बार लिखिएगा। लिखोगे ना? ये आपका होमवर्क है, मैं चेक करूंगा अगले क्लास में। आया बात समझ में? होमवर्क क्या है, लिख के लाइएगा, कॉपी के लास्ट पेज में इस तरह से लिख के लाना है। ठीक है। और जितने भी आप भूले हो उसको प्लीज सर्कल कर दीजिएगा, ये आपके लिए है ना। ये नहीं छुपाना कि हमको सब याद है, हमने सर्कल नहीं किया, ये झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोग जरूर सर्कल कीजिए ताकि आप एग्जाम के टाइम में जो भी इसमें भूलो वो आपको याद रह जाएगा। एक चीज बता देता हूं, जो गलती क्लासरूम में हो गई वो एग्जाम में कभी भी नहीं होगी। गलती वही रिपीट होती है जो हमने एग्जाम क्लासरूम में नहीं की है। अगर क्लासरूम में वो गलती कर लिए हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो एग्जाम में गलती नहीं होगी। बेटर क्या है, क्लासरूम में गलती करना है एग्जाम में, क्लासरूम में तो यही कर लो, तो बेटर है ये घर पे इस तरह से प्रैक्टिस कर लेना। कीजिएगा ना, बना के लाएंगे सब? हाँ या नहीं, कुछ बोलता नहीं है जी तुम्हें। ठीक, तो आप लिख लीजिए इसको और इस पे बात करते हैं क्वेश्चन कैसा कैसा आता है, ऐसे याद करना है। नहीं था, पॉज था क्या? ठीक, तो एक बार बता देता हूँ, सुनिए एक बार फिर से सुन लो। ये नेम याद हो गया। नेम के बाद आप पहला 3 का एज लेंथ इक्वल नहीं होगा, बाकी 2 का 2 एज लेंथ इक्वल, तीसरा इक्वल नहीं है, और लास्ट 2 का बाकी का ऑल इक्वल्स। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो O फॉर ऑल, मतलब ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। और मोनो मतलब वन एंगल इक्वल नहीं होगा, वो कौन होगा, बीटा इक्वल टू नॉट इक्वल टू 90, बाकी दोनों 90 के इक्वल। ट्राई मतलब 3, ऑल 3 आर नॉट इक्वल एंड नॉट इक्वल टू 90। और हेक्सागोनल में एक गामा 120 होता है, बाकी दोनों 90। अच्छा, टेट्रागोनल में भी सारे इक्वल होते हैं और 90 होते हैं। ट्राइगोनल में सब इक्वल हैं लेकिन 90 नहीं है। और लास्ट में सिंपल क्यूबिक में सभी इक्वल और 90 होते हैं। ठीक है। और अगर इसमें बात करें तो मोस्ट सिमेट्रिक स्ट्रक्चर मतलब जिसका सब इक्वल हो, हाँ सिंपल क्यूबिक, तो एक तो नाम याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा मोस्ट अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर ट्राइक्लिनिक, उसको भी याद करने की जरूरत नहीं। अब इसी के आधार पे देखो, इस लिस्ट से आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं नाम बता रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप बताना। ये 2023 में पूछा गया जी बिहार बोर्ड में। द टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम इज, टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम इज कितना होगा? 7। ऑप्शन भी सुन लो, 7 8 6 4 7। अभी देखा तो मैंने बोला था ना कि ये सब क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में निकालता है, इसको अंडरलाइन करवाया था ना। ठीक, आगे सुनिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है तुम्हारा ब्रेवियास लैटिस से। ब्रेवियास लैटिस क्या होता है? लास्ट वाला कॉलम छोड़वाया था ना, लिखो ब्रेवियास लैटिस। ब्रेवियास, हाँ ब्रेवियास लैटिस नहीं पूछा जाता, लेकिन इसमें ये याद रखो कि कौन कौन होता है। पी फॉर समझ रहे हो, P फॉर प्रिमिटिव यूनिट सेल, F फॉर फेस सेंटर, और B फॉर बोलो बॉडी सेंटर, और E फॉर एंड सेंटर। यही 4 थे ना।
पहले वाले में सभी आते हैं। दूसरे वाले में देखो कौन कौन आता है, पहला और लास्ट पी और ई, फिर पी पी और फिर से पी ई, फिर पी और लास्ट में ये तीनों पी एफ बी। क्या आएगा? पी एफ बी। अब देखो आप कहोगे ये सब आपको याद रखना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको देखो क्वेश्चन यहां से क्या क्या आता है, थर्ड पॉइंट लिखो जो ऑब्जेक्टिव आता है। आपको ये पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ ब्रेवियास लैटिस इज कितना, बताइए, काउंट कीजिए जल्दी से। टोटल नंबर ऑफ ब्रेवियास लैटिस, टोटल ब्रेवियास लैटिस कितने होंगे? काउंट नहीं हुआ जी। 4 2 6 7 8 10 11 और 3 14, तो कितने होते हैं ब्रेवियास लैटिस? 14। ये सब आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। और एक ऑब्जेक्टिव में जो ये आया था, ये बिहार बोर्ड 2024 में पूछा भी गया था, ये पूछा था कि हाउ मेनी ब्रेवियास लैटिस इन सिंपल क्यूबिक। मतलब समझे क्वेश्चन, मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, आंसर बताना। नंबर ऑफ ब्रेवियास लैटिस, नंबर ऑफ, बोलता नहीं है सब, ब्रेवियास लैटिस इन सिंपल क्यूबिक, इन सिंपल क्यूबिक। क्या है जवाब जी आपका? आंसर कितना हो जाएगा? 3। और ऑप्शन भी दिए रहते हैं तो थोड़ा इजी पड़ता है एग्जाम में क्वेश्चन में। जैसे देखो ये क्वेश्चन कहाँ पूछा था, मैं बता देता हूँ। हम्म 2022 में आया क्वेश्चन, सुनिए। नंबर ऑफ ब्रेवियास लैटिस इन क्यूबिक्स क्रिस्टल, नंबर ऑफ ब्रेवियास लैटिस इन क्यूबिक्स क्रिस्टल 3 1 4 14 कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि किसकी बात कर रहा है? सिर्फ क्यूबिक की। तो क्यूबिक में कितने होते हैं ब्रेवियास लैटिस? 3, वही तो लिखवाया है यहाँ पे। बोलो कोई दिक्कत? और सुनिए 2 मार्क्स में जो जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं बता रहा हूँ क्या क्या आया था, जो तुम्हारा बिहार बोर्ड में पूछा था। ग्लास इज एज्यूम टू बी सुपर कूल्ड लिक्विड, ये तो बताया ही है ना। इट हैज टेंडेंसी टू फ्लो आफ्टर हीटिंग। व्हाट आर द नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड का दूसरा नाम कोवैलेंट सॉलिड, है ना। और इसके एग्जांपल्स लिखने, लिख लोगे? बोलो एग्जांपल्स। डायमंड, ग्रेफाइट, कार्बन के जितने एलोट्रॉप्स हैं। व्हाट आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये 2023 में पूछा था। व्हाट आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो उसके तो सारे प्रॉपर्टी लिख दो, लिख सकते हो ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं, है ना, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, स्मूथ सरफेस होते हैं, है ना। एग्जांपल लिख दो, आइस, है ना, वगैरह। और नेटवर्क सॉलिड में जो क्वेश्चन पूछा है वो 2022 और 24 2 साल पूछा है लगातार तुम्हारा, ठीक है। तो यहां तक लिखिए आप फिलहाल। ठीक है, देखिए अभी हमने पढ़ा क्रिस्टल लैटिस सिस्टम, है ना। वो कितने टाइप्स का होता है? पहला क्वेश्चन यही पूछता है, कितने टाइप्स के? 7 टाइप के, है ना। एज लेंथ और एक्सियल, एज लेंथ और एक्सियल एंगल के आधार पे। और उसमें हमने ये डिजाइन किया और इसमें हमने बताया कि मोस्ट सिमेट्रिक लैटिस कौन सा? सिंपल के। मोस्ट अनसिमेट्रिक ट्राइक्लिनिक। ये 2 सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके अलावा आप देखो ये ऑर्डर याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। पहले कौन आएगा? ऑर्थोरोम्बिक, फिर मोनोक्लिनिक, फिर ट्राइक्लिनिक, उसके बाद बोलो तेज जाओ, टेट्रागोनल। हाँ नहीं याद है तो देख लो, है ना, धीरे धीरे याद हो जाएगा। ट्राइगोनल और लास्ट ट्रिपल क्यूबिक। पहला 3 का क्या होगा? एज लेंथ में नॉट इक्वल, बाकी 2 का 2 इक्वल, तीसरा इक्वल नहीं, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। जो लास्ट में बच गए वो सभी इक्वल। अच्छा ए एंगल में याद करो, एंगल में क्या याद करना है जी? ऑल है तो सभी इक्वल और कितना? 90 डिग्री। अच्छा मोनो से ये समझ में आ रहा है, एक एक क्या नहीं बराबर होगा? एंगल नहीं होगा। कौन सा एंगल? बीटा नॉट इक्वल टू 90, जो बच गया 90, ठीक है। ट्राइक्लिनिक में क्या होगा? सभी इक्वल नहीं होंगे और नॉट इक्वल टू 90। हेक्सागोनल में एक 120 होगा, कौन? हाँ गामा 120 और बाकी सब 90। और उसके बाद कौन हो गया? टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में सभी इक्वल टू 90। अच्छा ट्राइगोनल में क्या अंतर है? सभी इक्वल हैं लेकिन इक्वल टू नॉट इक्वल टू 90। और क्यूबिक तो तुमको याद है, मोस्ट सिमेट्रिक, यानी सभी इसके इक्वल होता है।
बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, ये प्रीवियस लैटिस रटने की जरूरत नहीं है, ये P फॉर प्रिमिटिव है, लेकिन आप इतना याद रखो कि टोटल नंबर ऑफ प्रीवियस लैटिस कितने होते हैं? 40। और अगर सिंपल क्यूबिक में पूछा जाए तो कितना होता है? 40। ये एक टॉपिक पढ़े जो हमने इसके आधार पर डिफरेंस पढ़ा। और दूसरा टॉपिक क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ, पहला टॉपिक मतलब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कितने टाइप्स के? 3। और 3 ही आपके सिलेबस में है। मेन कौन कौन है? सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर पे, है ना? एटम जो प्रेजेंट होंगे या पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे? पार्टिकल्स मतलब कौन कौन? एटम, आयन और मॉलिक्यूल। ठीक है, तो केवल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहेंगे तो लैटिस पॉइंट उसी पॉइंट को कहते हैं जहां की पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो बताओ सिंपल क्यूबिक में कितने लैटिस पॉइंट? 8। उसके बाद आपको याद रखना है बीसीसी। बीसीसी में क्या होगा? बॉडी के अलावा सेंटर पे भी रहेगा। तो बॉडी कॉर्नर्स के अलावा, सॉरी, कॉर्नर्स के अलावा बॉडी सेंटर पे रहेगा। तो टोटल लैटिस पॉइंट कितने? 8 + 1 9। एंड एफसीसी, यही तीनों आपके अब सिलेबस में चलेगा। आगे अब हम केवल सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी की बात करेंगे, और आपको नहीं पढ़ना। तो बताइए एफसीसी का 14, 8 कॉर्नर के और 6 फेस के। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो आपके एग्जाम में, कि विच ऑफ द यूनिट सेल हैज मैक्सिमम लैटिस पॉइंट? हाँ, फेस का होगा ना एफसीसी, क्योंकि उसका मैक्सिमम लैटिस पॉइंट कितना है? 14। और बाकी सबका तो 14 से कम ही है। बीसीसी का 9 है और सिंपल क्यूबिक का 8 है। यहीं तक हम लोग पढ़े हैं ना? तो आपको अपना होमवर्क याद है? क्या है ये होमवर्क? वो क्या, इसको रीराइट कीजिएगा और भूलिएगा उसको सर्कल करके लाइएगा और इतना रिवाइज करके आइएगा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं, ठीक।